स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटर्स। आज हम लोग MES 101 हायर एजुकेशन इस कॉन्टेक्स्ट एंड लिंकेज का दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टॉपिक है क्रिटिकली इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजीज अडेप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में उच्च शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई रणनीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। NEP 2020 ने एजुकेशन का इस प्रकार से विस्तार किया कि यह हर स्टूडेंट तक पहुंच पाए, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिले, वर्ल्ड कंपटीशन को फेस कर पाए स्टूडेंट्स और प्रोग्रेस हो सके। लेकिन इसमें बहुत सारे समस्याएं भी आई, जैसे फाइनेंस की कमी और सेशन का लेट होना, क्वालिटी में जो हम लोग चाहते थे उतना आउटकम नहीं आ पाया। और लेकिन इस सब चुनौतियों के साथ साथ कुछ ऐसे पोर्टल का भी यूज किया गया जैसे स्वयं या क्रेडिट ट्रांसफर या PM उषा जैसी बहुत सारे पोर्टल को यूज किया गया और इससे एजुकेशन बढ़िया से मिल पा रहा है। तो एप्लीकेबल है, काम चल रहा है, बढ़िया है, काम अच्छा से हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज करके फायदा ले सकें। तो सबसे मेन जो इसमें बिंदुएं हैं वो 4 बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला है डिजिटल इंटीग्रेशन, अर्थात डिजिटल एकीकरण। फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंक्लूजन, वित्तीय सहायता और समावेशन। फिर है इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन एंड ऑटोनॉमी, अर्थात संस्थागत विस्तार और स्वायत्तता। और पॉइंट नंबर 4 है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज SPUs, अर्थात राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय। अब इन सब पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं डिजिटल एकीकरण का, डिजिटल इंटीग्रेशन का। एक स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 5.15 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ये एक वर्चुअल क्लास प्रोवाइड करता है। इसमें 900 से ज़्यादा लैब्स हैं और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार इसमें अच्छा से हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया गया और लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा उसमें रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिसको हम लोग यूज करके अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रेंथ, सशक्त। ये इतना मजबूत है कि गांव से लेकर शहर तक और उन जगहों पर भी इसका यूज किया जा सकता है जहां पर ना तो स्कूल है ना तो कॉलेज है। केवल एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप के सहारे इंटरनेट के कनेक्शन से हम लोग एजुकेशन पा सकते हैं। अब जिस जगह पर स्टूडेंट हैं लेकिन वहाँ स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है या कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो चाहे तो पढ़ाई कर सकता है। उसके अंदर जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। पॉइंट नंबर 4 है डिजिटल डिवाइड परसिस्ट इन रूरल एंड लो इनकम एरिया। जो गांव के क्षेत्र हैं और निम्न आय वाले वर्ग हैं उनके लिए ये समस्या होती है कि वह इंटरनेट, कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की व्यवस्था नहीं कर पाते, इस कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2 जो पॉइंट नंबर 2 फाइनेंशियल, दूसरा इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंक्लूजन, वित्तीय सहायता। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 2,358 करोड़ का लोन 8,369 छात्राओं को दिया गया, इससे वे अपने एजुकेशन को पूरा कर सके। पॉइंट नंबर 2 स्कॉलरशिप एंड टारगेटेड आउटरीच फॉर डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स, वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और विशेष योजनाएं। जो लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते या गार्जियन का इनकम नहीं है कि पढ़ा पाए, उनके छात्रों, ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार विशेष छात्रवृत्ति और
अलग अलग योजनाएं लाती है ताकि स्टूडेंट अपना पढ़ाई पूरा कर सके। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेंथ, शिक्षा की वहनीयता में वृद्धि। एनईपी का उद्देश्य है कि शिक्षा घर घर तक पहुंचे और कोई भी स्टूडेंट शिक्षा से वंचित न रह जाए। पॉइंट नंबर 4, वीकनेस, लिमिटेड रीच कंपेयर टू डिमांड। इसकी मांग ज़्यादा है, अर्थात फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसकी तुलना में सपोर्ट कम मिल रहा है स्टूडेंट, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर सी जो इसका है, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन एंड ऑटोनॉमी, संस्थागत विस्तार और स्वायत्तता। नई शिक्षा नीति केवल एक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में इसके कैंपस बनाए गए। आईआईटी के कैंपस भारत के अलावा जांजीबार, आबू धाबी और दुबई में बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, पीएम ऊषा, इसके आधार पर 35 विश्वविद्यालयों को 1000 करोड़ प्रत्येक के हिसाब से राशि प्रदान की गई, जिससे विश्वविद्यालय का विकास हो सके। पहले इसको हम लोग उषा के नाम से याद थे, अब उसका नाम पीएम ऊषा हो गया। पॉइंट नंबर 3, इनहेंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। विश्व की प्रतिस्पर्धा, इससे मतलब भारत के छात्र अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए सक्षम हो रहे हैं। इस एजुकेशन नीति के आधार पर वो शिक्षा को अभी ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट एक जगह बैठकर देश विदेश की शिक्षा प्राप्त कर लेता है। इससे फायदा ये होता है कि एक जगह बैठकर जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो विदेशों में क्या चल रहा है, हम वहाँ पर कंपटीशन कैसे फेस कर सकते हैं, इस सब चीज़ों को सीख लेते हैं और कंपटीशन फेस करते हैं। तो अब यहाँ देश के बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं या वहाँ के कंपटीशन को फेस करके वहाँ पर नौकरियां पा रहे हैं, वहाँ पर अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो जो प्रतिस्पर्धा विश्व में हो रही है उसको फेस करने के लिए एलिजिबल होते जा रहे हैं। इसका कमजोर पक्ष ये है कि राज्य विश्वविद्यालय की तुलना में केवल प्रमुख संस्थान को ही लाभ मिल रहा है। मतलब जो यूनिवर्सिटी राज्य के बनाए गए हैं उनको उतना सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्हीं को सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती है। जैसे सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज़्यादा फायदा मिल रही है, बशर्ते कि वहाँ पर जो लोकल विश्वविद्यालय है, राज्य के विश्वविद्यालय, उनको सुविधाएं कम मिल रही है। स्टेट सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ये राज्य के विश्वविद्यालय है। अभी तक 945 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 46,000 से ज्यादा कॉलेज का नामांकन हो चुका। मतलब इतने कॉलेज और इतने विश्वविद्यालय अभी तक बन चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, नीति आयोग से इसको सुधार मिला है। नीति आयोग से सुधार ये मिला है कि ये जन सामान्य तक पहुंच पाया है और जन सामान्य विश्वविद्यालय तक पहुंच पा रहे हैं। इसका मजबूत पक्ष ये है कि पिछड़े क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। इसका कमजोर पक्ष ये है कि साधनों की कमी है, वित्तीय कमी है, शासन की मतलब समस्याएं हैं और मैनेजमेंट का थोड़ा कमी है। इसकी कुछ चुनौतियां जो है वो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, इम्प्लीमेंटेशन गैप, मतलब कार्यान्वयन में अंतराल। मतलब एक लागू होने से लेकर एग्जीक्यूशन तक, मतलब काम करने तक कुछ गैप हो जाता है, 2-4-5 साल का गैप हो जाता है। इस कारण समय पर चीजें स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती। फिर है फैकल्टी क्वालिटी, संकाय गुणवत्ता। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें शिक्षकों की कमी तो है, क्योंकि शिक्षकों को अपॉइंटमेंट होने से काफी नहीं हो जाता, शिक्षकों को अपने को तैयार भी करना पड़ता है और तैयार करने में उनको 2-3 साल 4 साल लग ही जाता है। इसलिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, लेकिन
प्रशिक्षित शिक्षकों की ज्यादा कमी है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकली उस चीज को समझा सके। वित्तीय सीमाएं, फाइनेंस की कमी है, इस कारण इसका डेवलपमेंट सही से हो नहीं पा रहा है। और समानता की कमी, योजना बन जाती है लेकिन जिन छात्रों तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाती, ये कुछ समस्याएं हैं। निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, भारत की उच्च शिक्षा रणनीतियां दृष्टिकोण में दूरदर्शी है, मतलब ये लंबे समय तक सफल हो पाएंगी। और आशा करते हैं कि 2035 तक हम लोग को 50% सफलता मिल पाएगी एनईपी 2020 का। अभी हम लोग को विश्वविद्यालय का विस्तार और होना है, डिजिटल का एजुकेशन में जो कमी है उसको सुधारना है, वित्तीय असमानता है उसको सुधार लाना है, और धीरे धीरे इसको डेवलप करना है ताकि छात्र अपने को अच्छे से डेवलप कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।